जय हिंद बच्चों, वेलकम टू माय चैनल फतेहपुर वाले गुरुजी। आज हम बोर्ड परीक्षा से महत्वपूर्ण जो पूछा जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट या उसको नरेशन बोलते हैं। इसको कई पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि एक साथ पढ़ाना बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, तो इसको कई पार्ट करके पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको लाइक है पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों मित्रों के पास भेजें ताकि वो भी पढ़ सकें, सीख लें। आपको समझ में आ जाएगा, वो मेरी पूरी गारंटी है। लेकिन बस करना क्या, आपको वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना है। आइए देखते हैं क्या होता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इसको बोलते हैं कुछ लोग या कहीं कहीं पर नरेशन भी बोलते हैं। तो आप इसको दोनों तरीके से समझ सकते हैं। मैं दोनों का मतलब आपको समझा दूं। डायरेक्ट और आपका इनडायरेक्ट दोनों में डिफरेंट होता है। डायरेक्ट का मतलब होता है कि अपनी बात को किसी व्यक्ति के सामने रखना या किसी के सामने सीधे कह देना। और इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि उस बात को पीठ पीछे कहना, मतलब पास्ट टेंस में कहना। जैसे अभी कोई बात कही गई है उसको बाद में कहना, तो इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, इसमें स्पीच भी जोड़ दूं मैं, स्पीच। तो इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन। अब प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? किसी के सामने, अर्थात फेस टू फेस कहना, किसी के सामने कहना। और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन, अप्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने ना कहना, सामने ना कहना। मान लीजिए आप, कोई आपका मित्र है, आपके सामने आपकी बात कर रहा है, किंतु आप वहां से चले जाएं या बात किसी और के द्वारा पता चले तो क्या हो जाएगी? आपके सामने तो कोई कह नहीं रहा है किंतु वो किसी और से कह रहा है। या कभी कभी होता है कि कोई मित्र अपनी बात खुद से न कह के किसी और से कहलाता है, उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कथन। अच्छा, अब समझते हैं कि अप्रत्यक्ष डायरेक्ट, पहले डायरेक्ट समझेंगे, इनडायरेक्ट तो इजीली आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट में आप मान लीजिए कोई सेंटेंस है, तो सबसे पहले आपको इसके भाग समझने होंगे। पहले तो आपका होता है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच, अब कामा, इन्वर्टेड कामा, कामा और इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ये बात आप ध्यान दीजिएगा कि कुछ लोग इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। वो रिपोर्टिंग वर्ब अलग होता है, रिपोर्टिंग स्पीच अलग होता है। अब ये तो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच हो गई। फिर दूसरा भाग होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, इसका मतलब क्या होता है? कामा, इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये तो दोनों में मान लीजिए आपका ये
कोई ऐसा एक वाक्य मिलेगा आपको, ये आपसे कहा जाए कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्या लिखा, रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब क्या होता है बेटा, इन्वर्टेड कामा के जो बाहर लिखा होता है, अर्थात ये आपका है रिपोर्टिंग स्पीच, और ये इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। आप ऐसे भी लिख के समझ सकते हैं, ये ऐसे लगा तो है रिपोर्टेड स्पीच। तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है ताकि आपको आसानी से रिवाइज आपका होता रहे। जब आपका ये क्लियर हो जाएगा तो फिर आगे हम लोग चलेंगे। चलने का मतलब ये कि आप इसको लिख लीजिए तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, बिगाड़ूं इसको। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। ये अब आपने दोनों समझ लिया। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो समझेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के कितने भाग होते हैं, वहां से कैसे समझते हैं। जब उसको समझेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। ये कुल मिला के अब आप ये सोचें कि हम 20 से वीडियो देख लें आपकी समझ में आ जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आपको वीडियो को एक क्रम से देखना होगा, समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। किंतु बस आप अगर शुरू से देखेंगे तो समझ में आएगी। अब ये नहीं कि आप शुरू से ना देखें कहते समझ में आ जाए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अब आप ये समझिए कि रिपोर्टिंग वर्ब के भाग आप कह सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि ये भाग नहीं होना चाहिए, भाग थोड़ी ना होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच का हिस्सा होता है। यहाँ पास रिपोर्टिंग स्पीच होगा क्योंकि यहाँ ज्ञानियों की कमी नहीं है। मेरा मतलब यह है कि बच्चों को समझ में आ जाए, मेरे से मतलब सिर्फ इतना रहता है, ताकि कौन क्या कहता है मुझसे इस बात से कभी न मतलब रहा है न रहेगा। समझिए, जैसे लिखा है राम सेड टू मी कामा नोट कामा, इधर का सेंटेंस अभी कैसा भी है लेकिन लिखे दे रहा हूं, ही इज ए गुड बॉय। अभी आपको इधर वाले से मतलब नहीं क्योंकि आपको इधर का नहीं समझना है। मैंने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है, कामा नोटेड कामा के बाहर वाला भाग जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, और इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला हिस्सा यही तो बाहर है। ये कभी कभी होता है कि ये रिपोर्टेड स्पीच आपकी इधर हो जाती है, रिपोर्टिंग स्पीच आपकी इधर हो जाती है। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है ना आपको कि रिपोर्टेड स्पीच की रिपोर्टिंग स्पीच कौन कौन से क्या क्या है। तो इसमें समझने में अभी 2 मिनट के अंदर आपकी सारी चीजें फाइनल हो जाएंगी। ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये वाला हिस्सा जो बाहर है ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये इसका सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, और ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब इसलिए इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोल दिया जाता है कि बच्चों में कंफ्यूजन ना हो। ये रिपोर्टिंग स्पीच है और ये रिपोर्टेड स्पीच है, बच्चों में कंफ्यूजन ना रहे, तो इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ताकि बच्चों की कंफ्यूजन क्लियर रहे। लेकिन जो वर्ब होती है आपकी, वर्ब ये होती है, ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ये चीज आपको पता होनी बहुत जरूरी है। अगर आपको ये पता चल गया तो फिर आगे रूल रहते हैं, केवल रूल वाइज आप जो है रूल के अनुसार आगे बढ़ते रहेंगे, सेंटेंस आपके ऑटोमेटिक सॉल्व रहेंगे। लेकिन एक होता है 1 2 3 बाई सन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जब तक आपको ये नहीं आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपकी समझ में कभी नहीं आएंगे। कुछ बच्चे होते हैं कि सीधा मारना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल आप इसको आसानी से सीखेंगे। आप चाहे सन बाई 123 कर दें, चाहे 123 बाई सन कर दें, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
बशर्ते आपको पहले रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब क्या है, वर्ब कहाँ पास है, सब्जेक्ट कहाँ पास है, ऑब्जेक्ट कहाँ पास है, आपको इतना सीखना बहुत अनिवार्य है। तो इसको आप समझते हैं ये क्या है, ये बिल्कुल आपको अलग अलग करके दे रहा हूं, आप तुरंत समझेंगे। ये है आपके रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन, क्या है, रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन है। पर्सन मतलब नॉन प्रोनाउन, आप प्रोनाउन आपके तीन जो दिए हैं ये तीन है, 1 2 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, ठीक है। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है और ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और ये थर्ड पर ये जो लिखा है नो मतलब एन, इसका मतलब होता है नो चेंज। ये इसके कहने का मतलब क्या है, अब आप ये समझिए। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दिया हो, फर्स्ट पर्सन मतलब आई, मी, माई, माइन, वी, अस, अवर, अवर्स, अगर फर्स्ट पर्सन इनमें से कुछ भी लिखा हो तो जो भी परिवर्तन करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वो रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार करेंगे। अगर सेकंड पर्सन लिखा हो तो जो भी परिवर्तन करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। फिर से समझिए, अगर फर्स्ट पर्सन का कुछ भी अंग लिखा है, फर्स्ट पर्सन का कुछ भी लिखा है, जो भी परिवर्तन करेंगे आप इस सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। अगर ये सेकंड पर्सन है, अगर ये सेकंड पर्सन है तो फिर रिपोर्टेड स्पीच में जो भी प्रोनाउन में चेंज करेंगे, परिवर्तन करेंगे, वो आप इसके अनुसार करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अच्छा, ये तो बात हुई सिर्फ इतनी, ये बात सिर्फ हुई इतनी। अब ये प्रोनाउन कौन से होते हैं, ये जो प्रोनाउन है ये कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, मैं इनकी टेबल अभी बना दे रहा हूं, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अगर किसी को हो भी रही है तो आज का वीडियो देखने के बाद आपकी समस्या पूर्णतया सॉल्व हो जाएगी। अभी मैं इसकी साड़ी बना दे रहा हूं, फिर आगे आप लिख लीजिए, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। अब ये टेबल आपके सामने है, ये टेबल आपके सामने है। इस टेबल में आपको कैसे समझना है, समझिए आप। ये पर्सन मतलब पुरुष, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, पॉसेसिव मतलब संबंध कारक। जो हिंदी मीडियम वाले हिंदी समझ लें, इंग्लिश मीडियम वाले अपना इंग्लिश समझ लें। अब याद आपको कैसे करना है, फर्स्ट पर्सन में क्या क्या होता है, आई और वी, ये बात आपको याद रखना है। फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकंड पर्सन में यू, बाकी जो बच जाए सारा का सारा थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड, इसके अलावा जो बच जाता है पूरा का पूरा थर्ड पर्सन होता है। अच्छा, याद कैसे करेंगे, आई का कर्ता आई का कर्म मी, आई का संबंध कारक माई, माइन, वी का कर्ता वी का कर्म अस, वी का संबंध कारक अवर, अवर्स। फिर से सुनिए, आई का कर्ता आई का कर्म मी, माई का संबंध कारक आई का संबंध कारक माई और माइन। मी का कर्म क्या होता है जरा बताओ, मी का कर्म मी होता है। मी का कर्ता क्या होता है, आई होता है। मी का संबंध कारक क्या होता है, माई और माइन होता है। आगे बढ़ते हैं, माई का संबंध कारक माई और माइन, माई का कर्म मी, माई का कर्ता आई, वैसे आई नीचे, वी का कर्ता वी,
वी का कर्म अस, वी का समन कारक अवर और अवर्स, वी का कर्म अस का कर्म अस से कर्ता वी, अस का समन कारक अवर और अवर्स। ऐसे आपको कंटिन्यू करके पूरी टेबल लर्न कर लेना है। फिर मैं आपको कल जब इसकी अगली वीडियो अपलोड होगी तो उसके आगे का भाग समझा दूंगा। तब तक आप इसको याद कर लीजिए। आपको बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जब तक ये टेबल आपको नहीं याद होगी तब तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई व्यक्ति सिखा नहीं सकता है, ये मेरी गारंटी है। आप चाहे इतना परेशान हो जाइए, जब तक आपको ये ना आएगी तब तक आप नरेशन के बारे में कुछ सोचिएगा भी मत, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं होगा। तो आप इसको कल याद कर लीजिए, मैं इसको आप आसानी से कल की वीडियो में आगे 3-4 पार्ट में पढ़ेगी तो मैं समझा दूंगा। धन्यवाद।